ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 8 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। भारतीय इतिहास में 19वीं सदी के उत्तरभाग के काल सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का उदय के रूप में जाना जाता है। 19वीं सदी का भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वासों एवं सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। भारतीय नवशिक्षित वर्ग के पश्चात लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के आधारभूत सिद्धांतों के साथ साथ तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानवतावादी मूल्यों को अपनाया। इस वर्ग ने तत्कालीन भारतीय समाज की कुरीतियों एवं बुराइयों को नष्ट करने, अतीत के गौरवशाली इतिहास का बोध कराने तथा उनकी पुत व्याख्या करते हेतु प्रस्तुत किया। इसमें हमें क्या क्या आयाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आयाम है कि आंदोलन के उदय के कारण क्या था, आंदोलन का स्वरूप क्या था। दूसरा नंबर और तीसरा हम देखने को मिलेगा कि सुधारकों द्वारा अपनाए गए प्रमुख साधन क्या थे, आंदोलनों का योगदान क्या क्या देखने को मिलता है, आंदोलन की सीमाएं क्या थी और प्रमुख समाज सुधारक एवं वह अन्य तथ्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आंदोलन के उदय के कारण क्या थे। जो समाज सुधार आंदोलन था, जो समाज सुधार आंदोलन था उसके उदय के कारण क्या थे। समाज सुधार आंदोलन के उदय के कारण क्या थे। उदय के कारण क्या थे। सबसे पहला कारण था तकनीकी विकास, दूसरा कारण था पाश्चात्य व भारतीय संस्कृति का संघर्ष, तीसरा था गौरवशाली अतीत की चेतना का चित्रण, चौथा था संचार के साधन में विकास, पांचवा था ईसाई मिशनरियों की नीति, पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा। उसके बाद सातवां कारण था आधुनिक प्रगतिशील एवं मध्य वर्ग का प्रयास, भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, तार्किक, वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास, औपनिवेशिक सामाजिक, आर्थिक व प्रशासनिक व्यवस्था। ये सब कारण थे। भारतीय प्रगतिशील एवं मध्य वर्ग की भूमिका। 19वीं सदी में भारत में हो रहे सामाजिक धार्मिक बदलाव में मूल आधार आधुनिक शिक्षा प्राप्त प्रगतिशील मध्यम वर्ग थे। ये देशों से सरकारी कर्मचारी, वकील, पत्रकार, शिक्षक व चिकित्सक इत्यादि थे। इन्होंने धार्मिक सार्वभौमिकता, मानवतावादी एवं तर्कवाद के आधार पर सुधार आंदोलन की वैचारिक धरातल प्रदान किया। भारत में आधुनिक समाज सुधार आंदोलन की नींव राजा राम मोहन रॉय ने डाली। भारत में आधुनिक समाज सुधार की नींव राजा राम मोहन रॉय ने डाली। भारत में आधुनिक समाज सुधार आंदोलन की नींव भारत में आधुनिक समाज सुधार आंदोलन की नींव राजा राम मोहन रॉय ने डाली। भारत में आधुनिक समाज सुधार आंदोलन की नींव भारत में आधुनिक समाज सुधार आंदोलन की नींव राजा राम मोहन रॉय ने डाली। भारत में आधुनिक समाज सुधार आंदोलन की नींव राजा राम मोहन रॉय ने डाली। अनेक महिला समाज सुधारकों जैसे कि पंडित रमाबाई, सावित्रीबाई फूले, एनी बेसेंट आदि ने भी महिला शिक्षा एवं अधिकारियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। तकनीकी एवं संचार के साधनों का विकास, मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग प्रेस के विकास एवं विस्तार से विस्तार से भारतीय जनमानस में आधुनिक चेतना एवं जागरूकता का संचार हुआ। धर्म ग्रंथों एवं साहित्यों की सहज उपलब्धता हो जाने से इन साहित्यों पर विशेष वर्ग का एकाधिकार समाप्त होने लगा। अब ये सामान्य जनमानस को शिक्षित करने का प्रमुख स्रोत बन गए। अनेक समाज सुधारक एवं संस्थाओं ने भारतीयों के समाज में व्याप्त जड़ताओं एवं बुराइयों को अविरुद्ध आवाज उठाने के लिए पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकों के माध्यम से प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त तकनीकी विकास तथा रेल, डाक, तार इत्यादि ने स्थानीय दूरी को कम करके विभिन्न समूहों में अंतर संबंधों को बढ़ावा दिया। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का स्वरूप इस प्रकार था। पहला था बौद्धिक और तार्किक, दूसरा सुधारवादी, मध्यम वर्गीय, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक चेतना युक्त, नारी मुक्ति, मूलतः सामाजिक सुधार, नगरीय भारतीय पुनर्जागरण। यूरोपीय पुनर्जागरण से अगर हम तुलना करें भारतीय समाज सुधारक की, तो यह सुधार आंदोलन यूरोपीय पुनर्जागरण के समान दिखाई देता है। वस्तुतः यूरोप पुनर्जागरण में जिस तरह से मानवतावाद, लौकिक जीवन, मानव विवेक पर बल दिया गया, तो साथ ही कर्मकांड का विरोध किया गया, तो अतीत से प्रेरणा ग्रहण कर आधुनिक जीवन से निर्माण की बात की गई, उसी तरह भारत में भी समाज सुधारकों ने मानवतावाद पर बल दिया, वन व्यवस्था पर चोट कर मानवीय समाज की बात की। अक्षय कुमार दत्त चिकित्सा तर्क पर विभाग को हानिकारक बताया। इस दृष्टि से 19वीं सदी से सामाजिक सुधार आंदोलन को भारतीय पुनर्जागरण के रूप में देखा जा सकता है। किंतु भारतीय पुनर्जागरण के कुछ तत्व जैसे कि भौगोलिक खोजें, वैज्ञानिक आविष्कार, कला के क्षेत्र में विशेष प्रगति भारत की 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में दिखाई नहीं देते। इस आधार पर उसे पूर्णतः यूरोपीय पुनर्जागरण के समान नहीं कहा जा सकता।
मध्यकालीन सुधारवादी आंदोलन से अगर हम तुलना करें तो कानून द्वारा कुरीतियों को समाप्त करना, जो कानून बनाए गए उस कुरीतियाँ जितने भी सती प्रथा था ये सबको समाप्त करना, नारी मुक्ति, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, कन्या हत्या, सीता सती, देवदासी, धार्मिक भेदभाव, बहुत पत्नी प्रथा आदि ये सबको खत्म करना शुरू हुआ। सामाजिक धार्मिक सुधारकों द्वारा अपनाए गए साधन, सबसे पहला तर्क और बुद्धिवादिता, भारतीय धर्म इतिहास तथा दर्शन की वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्याख्या, पश्चिमी ज्ञान और संस्कृति का अंधाधुंध अनुकरण का विरोध, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण का अंतर होता है। आधुनिकीकरण के पश्चिम के विचारों को तर्क आवश्यकता के अनुसार अपनाया जाता है, जबकि पश्चिमीकरण के अंधाधुंध तरीकों से पश्चिम के विचार को अपनाया जाता है। शिक्षा का प्रचार प्रसार, हिंदू कॉलेज, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी आदि की स्थापना हो गई थी। जागरूकता आदि आंतरिक सुधार किए जा सकते थे। सामाजिक विषमताओं का विरोध, सरकार का समर्थन ताकि कानून स्वीकृति प्रदान की जा सके। पत्र पत्रिकाएं व अन्य मुद्रण सामग्रियों का प्रयोग, मानवतावाद। सामाजिक धार्मिक आंदोलन का योगदान देखते हैं कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन का भारत में क्या योगदान रहा। तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय हुआ। भारतीय अतीत एवं गौरवशाली पक्षों को उजागर करना। धर्म की उपयोगितावादी एवं मानवतावादी व्याख्या। चौथा था प्रगतिशील सामाजिक मूल्यों की जनता के मध्य स्थापना होना। महिलाओं की स्थिति में सुधार होना। पिछड़ों एवं असहाय लोगों की दशा में सुधार हुआ। आधुनिक शिक्षा का प्रसार काफ़ी बढ़ा। राष्ट्रीय चेतना की आधारशिला की निर्माण हुआ। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की क्या क्या सीमाएं रह गई, क्या क्या सीमा रह गई, क्या क्या छूट गया। धार्मिक सुधार आंदोलन की सीमाएं, पहला था अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिक को बढ़ावा, शहरी माध्यम एवं उच्च वर्ग तक ही सीमित था। यदा कदा नेतृत्व का स्वार्थवादी गुणों में ग्रसित होना, ये कभी कभी स्वार्थवादी बन गया था। गरीबी एवं बेरोजगारी जैसी समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास की कमी। समाज आधार सीमित, निम्न जातीय समानता निष्क्रिय था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाज सुधार आंदोलन में। समाज सुधार आंदोलन आधुनिक समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की जाती है। आधुनिक समाज सुधार भारत में आधुनिक समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की जाती है। राजा राम मोहन रॉय का सबसे पहले परिचय जानेंगे। विचार, संस्थान, पत्र पत्रिकाएं और सम्मान नाम। राजा राम मोहन रॉय का परिचय, उनका जन्म 22 मई 1772 में राधानगर बंगाल में हुआ था। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 के राधानगर बंगाल में हुआ था। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 को राधानगर बंगाल में हुआ था। राजा राम मोहन रॉय को राजा मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा बोला गया था। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। पेंशन बढ़ाने हेतु लंदन में सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा गया था। पेंशन बढ़ाने हेतु अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राजा राम मोहन रॉय ने पेंशन बढ़ाने हेतु लंदन के सम्राट चतुर्थ के दरबार में भेजा था, जहाँ उनकी मृत्यु कॉलेज ग्रीन ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाती है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो जाती है। कॉलेज ग्रीन ब्रिस्टल इंग्लैंड में उनकी राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो जाती है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में कॉलेज ग्रीन में उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन रॉय के क्या क्या विचार थे, इनको देखते हैं। एक ईश्वरवाद, वो एक ईश्वर को मानते थे। तर्कवाद और मानवतावाद, मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी रूढ़ियों का विरोध करते थे। पश्चिमी शिक्षा व आधुनिकीकरण का समर्थक, ना कि पश्चिमीकरण का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पकड़ थी उनकी। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा कौन कौन से संस्थान खोले गए थे। 1814-15 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा आत्मा सभा की स्थापना गठन 1814-15 में किया गया था। एकस्त्रवाद के लिए आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मीय सभा का गठन एकस्त्रवाद हेतु राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1814-15 में किया गया था। राजा राम मोहन के द्वारा 1814-15 में किया गया था। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1816 में की गई थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। 1870 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। हिंदू कॉलेज की
हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। 4 दिसंबर 1829 को इनके प्रयासों से सती प्रथा के विरुद्ध कानून बना। 4 दिसंबर 1829 में इनके प्रयासों से सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया था विलियम बेंटिक ने और राजा राम मोहन रॉय दोनों की मदद से सती प्रथा पर कानून बनाया गया। एक बार फिर से देख लेते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा क्या क्या बनाया गया था। 1814-15 में एक ईश्वरवाद के लिए आत्मीय सभा का स्थापना किया था राजा राम मोहन रॉय ने। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की थी। 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी और 4 दिसंबर 1829 के विलियम बेंटिक की मदद से सती प्रथा को विरुद्ध कानून बनाया गया। पत्र कौन कौन से चलाते थे राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा संवाद कुमुदी चलाया जाता था जो कि बंगाली भाषा में था। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा संवाद कुमुदी चलाया जाता था जो कि बंगाल भाषा में था और मिरात उल अखबार जो कि फारसी भाषा में 2 अखबार चलाते थे। राजा राम मोहन रॉय 2 अखबार चलाते थे, एक तो संवाद कुमुदी जो कि बंगाली भाषा में था और मिरात उल अखबार जो कि फारसी भाषा में था। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत जिसे कहा जाता है, संवाद कुमुदी और मिरात उल अखबार को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। प्रीस्पेस्ट ऑफ जीसस ये भी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखा गया था। प्रीस्पेस्ट ऑफ द जीसस राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखा गया था। ब्राह्मणिकल मैगजीन जो कि अंग्रेजी में चलाई गई थी वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा चलाई गई थी। तुहफत उल मुआहिदीन एकस्वरवादियों को कहा, ये भी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा चलाई गई थी। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा चलाई गई थी। वेद उपनिषद का बंगाली भाषा में अनुवाद, ये भी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। वेद उपनिषद का भी बंगाली भाषा में अनुवाद राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। यहाँ बस 2 याद रखना है कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा संवाद कुमुदी जो कि बंगाली भाषा में तथा मिरात उल अखबार जो कि फारसी भाषा में, ये 2 अखबार चलाए गए थे जिसे भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन रॉय के सम्मान के नाम देखते हैं। युगदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। युगदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। युगदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। युगदूत राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। पूर्व अतीत तथा पश्चिम भविष्य के मध्य सेतु बने हुए थे। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा भी राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत भी राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। नव प्रभात का तारा भी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय के कुछ सम्मानित नाम के बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले युगदूत कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय को पूर्व और पश्चिम के मध्य सेतु कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है और राजा राम मोहन रॉय को नव प्रभात का तारा कहा जाता है।
राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई थी, जिसके ब्राह्मण समाज के बारे में पढ़ेंगे। ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय थे। पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। इसमें एकस्वरवाद संस्था और अस्तिकवाद पर बल दिया गया था। एकस्वरवाद पर बल दिया गया था। उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार किया जाना। उद्देश्य था राजा राम मोहन रॉय के ब्राह्मण समाज के लिए उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार किया जाना। हिंदू धर्म में सुधार किया जाना। हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी धर्मों के गुणों का समावेश। अवतारवाद, बहुवाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड पर विरोध करते थे। अवतारवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड का विरोध करते थे। सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, वर्ण व्यवस्था, प्रथा प्रथा पर विरोध करते थे। ब्राह्मण समाज ने समाज सुधार की दिशा में अनेक प्रयास किए, जिन्हें बिंदुओं में देखा जा सकता है। जो ब्राह्मण समाज था उन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जिसे बिंदुओं में देखते हैं। सबसे पहला सती प्रथा, बहुविवाह, पर्दा आदि सामाजिक बुराइयों का प्रबल विरोध किया। बहुवेदवाद, बहुत मूर्ति पूजा का विरोध किया। कसरवाद व शिक्षा व निगुण विडंबन का उपासना बढ़ दिया। नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह एवं अंतर जातीय विवाह जैसी प्रगतिशील कदमों का समर्थन किया। नैतिकता पर बल, कर्मफल पर विश्वास, सर्वधर्म समभाव जैसी शिक्षाओं का प्रसार किया। छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का विरोध किया। भारतीय समाज की एकता पर बल दिया। बंगाल की जमींदारी द्वारा किसानों का शोषण का विरोध किया। भारतीय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क को हटाने का सुझाव दिया। भारी निर्यात शुल्क को हटाने का सुझाव दिया। बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन किया। ब्राह्मण समाज का विभाजन। इसके बाद ब्राह्मण समाज का विभाजन किस प्रकार हो जाता है ये देखेंगे। 1866 ईस्वी में ब्राह्मण समाज का दो भागों में विभाजन हो जाता है। ब्राह्मण समाज का दो भागों में विभाजन हो जाता है। पहला आदि ब्राह्मण समाज बन जाता है और दूसरा नवीन ब्राह्मण समाज या फिर भारतीय ब्राह्मण समाज बन जाता है। जो आदि ब्राह्मण समाज था वो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है। जो आदि ब्राह्मण समाज था वो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है और जो भारतीय ब्राह्मण समाज था वो केशव चंद्र सेन के द्वारा अलग कर दिया जाता है। नवीन ब्राह्मण समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा और आदि ब्राह्मण समाज देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। आदि ब्राह्मण समाज देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा और भारतीय ब्राह्मण समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा। 1877 ईस्वी में विभाजन होता है। 1878 ईस्वी में विभाजन होता है, इसमें भारतीय ब्राह्मण समाज केशव चंद्र सेन, इसके बाद भारतीय ब्राह्मण समाज जो था वो केशव चंद्र सेन के द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद सुधार ब्राह्मण समाज 1878 में फिर भारतीय ब्राह्मण समाज का दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक भारतीय ब्राह्मण समाज ही रहता है जो कि केशव चंद्र सेन के द्वारा चलाया जाता है और दूसरा होता है साधारण ब्राह्मण समाज जो कि आनंद मोहन बोस, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र चंद्र बनर्जी, द्वारकानाथ गांगुली आदि के द्वारा चलाया जाता है। कुछ अन्य तथ्य जानेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में। राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मण समाज का नेतृत्व पंडित रामचंद्र विद्यागिरीश और द्वारकाधीश टैगोर ने संभाला था। भारत की प्राचीन सभ्यता के प्रचार प्रसार एवं सत्य की खोज करने के उद्देश्य से 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने जोड़ा सांख्यिक कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त, राजेंद्र लाल मित्र, तारा चंद्र चक्रवर्ती तथा प्यार लाल मित्र जैसे समाज सुधारक उस समय तत्वबोधिनी सभा का सदस्य थे। इस सभा द्वारा बंगाली भाषा की एक पत्रिका तत्वबोधिनी का भी प्रकाशन किया जाता था। उन्होंने ब्राह्मण धर्म नामक एक धार्मिक पुस्तिका का संकलन भी किया था, जिसमें अनेक हिंदू धर्म ग्रंथि, आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक व्याख्यान दिए गए थे। केशव चंद्र सेन ने इंडिया मिरर तथा सुलभ समाचार पत्रों का संपादन किया। इंडिया मिरर ब्राह्मण समाज के मुख्य पत्र के रूप में प्रकाशित होने लगा। बंगाल के बाहर संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में ब्राह्मण समाज की शाखाएं केशव चंद्र सेन के कार्यकाल में खाली गई। केशव चंद्र सेन ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर संगत सभा का गलन सभा की बैठक के सदस्य अपनी जाति छोड़ने और मूर्ति पूजक व्यक्तियों को निमंत्रण न रखकर अंतर्जातीय विवाह की प्रोत्साहित करने, वेश्याओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य समारोह को न करने आदि की संकल्प लेते थे। केशव चंद्र सेन प्रायः भारतीय समाज के लिए विवाह की न्यूनतम आयु के लिए प्रचार किया करते थे। इन्हीं के प्रयासों से 1872 में ब्राह्मण विवाह अधिनियम 1872 का कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ। इनके पश्चात इन्होंने भारतीय सुधार संघ नामक संस्था का गठन किया। 1878 में केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री 13 वर्षीय की जो थी विवाह कूच विहार के महाराजा नृपेंद्र नारायण से किए जाने के कारण संगठन का पुनः विभाजन हो गया, क्योंकि वह स्त्रियों की कम आयु पर विवाह पर
बोलते थे, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की बेटी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में करा दिया। यह विवाह पूर्ण वैदिक कर्मकांड के अनुरूप तथा ब्राह्मण विवाह अधिनियम 1872 का उल्लंघन करते हुए कराया गया था। अतएव केशव चंद्र ने बहुत से अनुयायी उनसे अलग हो गए एवं ने साधारण ब्राह्मण समाज नामक संस्था की स्थापना की। भारत में अपना सर्वश्रेष्ठ पुत्र केशव चंद्र सेन को दिया। भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ पुत्र केशव चंद्र सेन को दिया। मैक्स मुलर का कहना था कि भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ पुत्र किसे दिया? केशव चंद्र सेन को दिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, जिसका कार्यकाल 1824 से 1883 तक रहता है। इसमें हम लोग सबसे पहले सामान्य परिचय पढ़ेंगे, विचारधारा पढ़ेंगे, कुछ कथन पढ़ेंगे और अन्य तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य परिचय, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु सन 1883 के अजमेर में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूलशंकर था, वास्तविक नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध नाम स्वामी दयानंद था। स्वामी का प्रसिद्ध नाम स्वामी दयानंद था। स्वामी दयानंद का जन्म स्थान मौरवी जनपद के टंकारा सौराष्ट्र में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म मौरवी जनपद के टंकारा सौराष्ट्र में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था, जो कि मथुरा के थे। स्वामी दयानंद सरस्वती की संस्था आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू की जाती है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लेटो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लेटो। स्वामी दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है उत्तर भारत का मार्टिन लूथर। स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। विचारधारा, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, अनुष्ठान, अवतारवाद, बहुवेदवाद आदि का विरोध करते थे। अपरिष्टता का विरोध करते थे, छुआछूत का विरोध करते थे। शूद्रों और महिलाओं का उन्नयन करना चाहते थे। शूद्र और महिलाएं सहित सभी का वैदिक शिक्षा देना चाहते थे। उनका कथन था, वेदों की ओर लेटो। स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन था, वेदों की ओर लेटो। भारत भारतीयों के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन था, भारत भारतीयों के लिए अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्वापन नहीं है। कुछ अन्य तथ्य जानेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक प्रमुख किताब निकाली गई थी, जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक प्रमुख पुस्तक निकाली गई थी, जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। कुछ अन्य पुस्तकें निकाली गई थी, जैसे पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, ओद्वेत मंडल का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मठ खंडन। ये सब कुछ अन्य पुस्तकें स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा निकाली गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1867 में आगरा में पाखंड खंडनी पताका का शुरुआत किया गया। आगरा में पाखंड खंडनी पताका का शुरुआत किया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। 1875 में की थी, ठीक है। इसके परिचय जानते हैं। आर्य समाज क्या था? आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 बम्बई में हुई थी। 1875 बम्बई में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय लाहौर में था। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? लाहौर में था। 1870 तक लाहौर में था। और इसके संस्थापक जो थे दयानंद सरस्वती थे। उद्देश्य क्या था? आर्य समाज का उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्मों को शुद्ध रूप में पुनः स्थापित करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। सिद्धांत क्या था? आर्य समाज का सिद्धांत था वेदों की सर्वोच्चता के
साथ साथ पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत में विश्वास। वेद ही ज्ञान का प्रमुख स्रोत है, अतः वेदों का अध्ययन आवश्यक है। मूर्ति पूजा का खंडन करना चाहते थे, तीर्थ यात्रा एवं अवतारवाद का विरोध करते थे, कर्मफल एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे, स्त्री शिक्षा पर बल देते थे, बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध करते थे, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे, हिंदी एवं संस्कृत भाषा के प्रसार का प्रोत्साहन करते थे। कुछ अन्य तथ्य देखेंगे कि लड़कों हेतु 25 और लड़कियों हेतु 16 वर्ष की विवाह की न्यूनतम सीमा आयु की गई थी। शुद्धि आंदोलन इसी के समय चलाया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के समय ही शुद्धि आंदोलन चलाया जाता है। हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन भी स्वामी दयानंद सरस्वती के समय ही चलाया जाता है। आर्य समाज का विभाजन देखते हैं। इसके बाद 1892 से 1893 उनकी मृत्यु के बाद ही आर्य समाज का विभाजन हो जाता है। दो तरह के भागों में बढ़ जाते हैं। एक पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करता है, एक पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करता है। जो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करते थे उसमें स्वामी सहदानंद, मुंशी राम और लेखराज थे, और जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते थे वो उसमें लाला लाजपत राय, हंसराज आदि थे। लाला लाजपत राय, हंसराज आदि थे, जिन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। वैदिक कॉलेज की स्थापना की। और जो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करते थे उन्होंने गुरुकुल 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 तक। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिनका कार्यकाल 1863 से लेकर 1902 तक रहा। इनमें हम लोग इनका समान परिचय के बारे में पढ़ेंगे, विचार के बारे में पढ़ेंगे, कार्य कथन और रामकृष्ण मिशन जो इन्होंने शुरू किया था उनके बारे में पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, इसलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। 1984 से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्ता। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके एक आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जो थे स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी विवेकानंद ने संन्यास ले लिया था। खेतरी के राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद नाम दिया। क्षेत्रीय राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद नाम दिया। इनकी एक शिष्या थी, स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या थी जिनका नाम था सिस्टर निवेदिता और वे आयरलैंड की थी। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सर चुका है और उनका कहना था, सिस्टर निवेदिता का कहना था कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो पूरी तरह से सर चुका है। और इनकी मृत्यु, जो स्वामी विवेकानंद थी उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को बेल्लूर में हो जाती है। 4 जुलाई 1902 को बेल्लूर में हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। आध्यात्मिक राष्ट्रीय आंदोलन का स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। स्वामी विवेकानंद के विचार के बारे में पढ़ेंगे। ये मानवतावादी थे। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ये मानते थे। हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते थे। नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक थे। सर्वधर्म संभाव, नव शुद्ध वेदांत दर्शन के ये आदि थे। मूर्ति पूजा के समर्थक थे। धार्मिक आडंबरों का विरोध करते थे, लेकिन मूर्ति पूजा के ये समर्थक थे। गरीबी और अज्ञान को दूर करना चाहते थे। में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो अमेरिका ज्वाइन किया था, जिसमें सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका था। पश्चिम ज्ञान विज्ञान, उच्च भौतिकी, कमजोर आध्यात्मिक पक्ष और भारत में निम्न भौतिक जीवन और सबल धार्मिक पक्ष था। ये ज्ञान और विज्ञान का थोड़ा आदान प्रदान था, परंतु इस हेतु पहले भारत का आज़ाद होना होगा। भारत राष्ट्रवाद का वैचारिक आधार बना।
जो स्वामी विवेकानंद के कार्य क्या क्या हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो की धर्म संसद में भाषण दिया था। शिकागो के धर्म संसद में भाषण दिया था। अगले 3 वर्षों तक अमेरिका और हॉलैंड में वो फिर रहे। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म संसद में भाषण दिया था। 1894 में स्वामी विवेकानंद ने 1894 में 1894 में वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1894 में स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1894 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने 1894 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1896 में वो फिर भारत आए। 1896 में स्वामी विवेकानंद भारत आए। 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन जिसका मुख्यालय बेलूर बनाया गया। रामकृष्ण मिशन जिसका मुख्यालय बेलूर बनाया गया। 1899 में बेलूर मठ, मायावती बंगाल बनाया। सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। लॉस एंजल्स में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। पत्रिकाएं प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में और प्रबोधिनी बंगाली भाषा में चलाई। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत जो कि अंग्रेजी भाषा में थी, प्रबुद्ध भारत जो कि अंग्रेजी भाषा में थी और जो प्रबोधिनी थी वो बंगाली भाषा में चलाई। पुस्तकें जो थी वो ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग चलाई। स्वामी विवेकानंद ने जो पुस्तकें चलाई वो थी कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। ये 3 पुस्तकें चलाई। कथन। स्वामी विवेकानंद के क्या कहते थे। जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान से ग्रसित हैं, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही करूंगा जो उनकी खर्च पर शिक्षा पाकर भी उन पर ध्यान नहीं देते। सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने की केवल विभिन्न रास्ते हैं। ये बात कहा था स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे वो स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन 1 मई 1857 को शुरू की गई। 1 मई 1897 को 1897 में शुरू की गई थी। रामकृष्ण मिशन 1 मई 1897 में शुरू की गई थी। 1 मई 1897 में शुरू की गई थी, जिसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। इनका मुख्यालय जो था वो बेलूर था। जो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय था वो बेलूर था। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन का क्या क्या उद्देश्य था। रामकृष्ण मिशन का पहला उद्देश्य था गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना, मानवता दरिद्र नारायण की सेवा करना, अनेक चिकित्सालय, अनाथालय, सेवा सदन, विद्यालय, विद्याश्रम आदि खुलवाएं। भारतीय अध्यात्मवाद के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति के भौतिकवाद को सम्मिश्रण था। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांत का आधार वेदांत दर्शन था। विभिन्न संप्रदायों एवं धर्मों के बीच समन्वय और शांतिपूर्ण स्थायित्व करने का प्रयास किया गया। यह 19वीं शताब्दी के अंतिम महान धार्मिक सुधार आंदोलन था। 19वीं शताब्दी के अंतिम महान धार्मिक सुधार आंदोलन था। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि 1875 में शुरू की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि 1875 में शुरू की गई थी, जिसके संस्थापक मैडम ब्लॉवात्स्की रूस, कर्नल अल्टार यूएस व अन्य थे। यह 1875 में न्यूयॉर्क में खोली गई। जो थियोसॉफी ग्रीक शब्द थियोस और सोफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का ज्ञान। कुछ अन्य भारत में 1882 में हुई अड्यार मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था हिंदू धर्म के पुनर्जन्म एवं कर्म सिद्धांत से अटूट विश्वास। हिंदू धर्म में एकजुट धर्म, हिंदू बौद्ध धर्म एवं एक जरथुस्त्र धर्म में पुनरुत्थान की दिशा में प्रयास किया। धर्म को समाज सेवा का साधन बनाया एवं धार्मिक बंधुत्व का प्रचार प्रसार करना। इसके बाद एनी बेसेंट के बारे में देखेंगे। एनी बेसेंट भी एक भारतीय समाज सुधारक थी। एक आयरिश महिला थी, एक आयरलैंड की महिला थी। एनी बेसेंट जो थी वो एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की महिला थी। 1889 में थियोसॉफिकल की सदस्य थी। 1889 में थियोसॉफिकल की सदस्य थी। कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन जाती है। कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन जाती है। 1893 में भारत 1893 में वो भारत आती है। शिकागो सम्मेलन के बाद 1893 में वो भारत आती है। प्राचीन हिंदू धर्म में आस्था रखती थी। महिला अधिकार व समर्थन रूढ़िवादी के विरुद्ध खिलाफ थी। इन्होंने एनी बेसेंट के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया वो देखते हैं। एनी बेसेंट के द्वारा पहला कार्य 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 1916 में होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया। तो 1916 में होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक और स्वशासन की मांग की गई थी होम रूल आंदोलन में।
होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, जिसमें स्वशासन की मांग की गई थी। 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो कि कोलकाता से बनी थी। 1917 में प्रथम कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। पत्रिकाएं न्यू इंडिया और कॉमन बिल एनी बेसेंट के द्वारा चलाई जाती थी। न्यू इंडिया और कॉमन बिल एनी बेसेंट के द्वारा चलाई जाती थी। न्यू इंडिया और कॉमन बिल जो थी वो एनी बेसेंट के द्वारा चलाई जाती थी। न्यू इंडिया और कॉमन बिल जो थी वो एनी बेसेंट के द्वारा चलाई जाती थी। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण नकारात्मक होता गया। इनकी मृत्यु 1933 में अडियार मद्रास में हो गई। 1933 में अडियार मद्रास में हो गई। कुछ प्रमुख और भी कुछ अन्य आंदोलन थे। यंग बंगाल आंदोलन जो कि हेनरी विवियन डेरोजिया ने किया था। इसका उद्देश्य था समानता और स्वतंत्रता, रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर घोर निंदा करता था। कुछ अन्य तथ्य थे। आधुनिक भारत की राष्ट्रवादी आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत भी यंग बंगाल आंदोलन को कहा जाता है। पत्र हेस्पेरस व कलकत्ता साहित्यिक गजट ईस्ट इंडिया हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे। जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे वो हिंदू कॉलेज के अध्यापक भी थे। प्रार्थना समाज जो कि 1867 मुंबई में शुरू हुआ था। आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव देवीगंड गोविंद नाडे, जिसकी प्रेरणा केशव चंद्र सेन से मिली थी, जाति प्रथा का विरोध करता था। इसका उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध करना था, विवाह की आयु को निर्धारित करना था, विधवा विवाह का और स्त्री शिक्षा पर बल देना था। प्रार्थना समाज से एक नाम उठ के आता है महादेव गोविंद रनाड़े, जो कि पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा जाता है। पश्चिम भारत का सुकरात भी महात्मा गोविंद रनाड़े कहा जाता है। महात्मा गोविंद रनाड़े को पश्चिम भारत का सुकरात कहा जाता है। 1861 में वीडो रीमैरिज एसोसिएशन महादेव गोविंद रनाड़े के द्वारा शुरू किया गया। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन में महादेव गोविंद रनाड़े ने भाग लिया। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी, जो कि एक सामाजिक व्यवहार के लिए था। ब्राह्मण समाज के अनुयायी थे और पुस्तक देवशास्त्र लिखा था। परमहंस मंडली जो कि महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। दादोबा पांडुरंग, आत्माराम और पांडुरंग, ये एक असुरवाद के लिए था। ठीक है, ये यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद धर्मसभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। ये एक रूढ़िवादी, इसका उद्देश्य रूढ़िवादी था और सती प्रथा का समर्थन करता था। बालिका शिक्षा का समर्थन करता था। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनाया था, नौजवानों को प्रशिक्षण देता था। राधा स्वामी सत्य संघ आंदोलन जो कि तुलसी राम शिवदयाल और साहब ने बनाया था, जो कि एकस्वरवाद, गुरु महिमा और सादा जीवन पर बल देता था। इसका क्षेत्र आगरा था। स्वामी नारायण संप्रदाय जो कि स्वामी सहजानंद एकस्वरवाद धार्मिक पाखंड का विरोध करता था। इसका क्षेत्र गुजरात था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह और स्त्री, इसका उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा से था। 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम चलाया गया। वे संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे वे संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। 1856 में धार्मिक अक्षमता कानून बनाया गया। विष्णु परशुराम पंडित जो कि महाराष्ट्र के थे, विधवा पुनर्विवाह। 1850 में वीडो रीमैरिज सोसाइटी का स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन जो कि एम डी रनाड़े तथा रघुनाथ ने शुरू किया था, बहु विवाह, बाल विवाह और कुलीनवाद का विरोध करता था। इसके बाद कुछ जाति सुधार आंदोलन के बारे में जानेंगे। समाज सुधार आंदोलन के बाद कुछ जाति सुधार आंदोलन के बारे में जानेंगे, जिसका उद्देश्य और स्वरूप कुछ अलग अलग था। सबसे पहला था जिसका उद्देश्य था समतापूर्ण समाज की स्थापना करना, जाति और वर्ण व्यवस्था में सुधार करना, ब्रिटिश शासन समर्थन करना। जाति आंदोलन उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में जाता था। जो जाति आंदोलन था उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में जाता था। 2 वर्गों में बटा हुआ था, एक था उच्च वर्ग, एक था निम्न वर्ग। सत्यशोधक समाज जो कि जिसके संस्थापक ज्योतिबा फुले थे, निम्न जाति उत्थान, महिला शिक्षा पाखंड का विरोध करता था। पुणे में बालिका विद्यालय सावित्रीबाई फुले के द्वारा शुरू किया था, जिसकी पुस्तक गुलामगिरी, सत्य धर्म, तृतीय रत्न, इसके पत्र थे दीनबंधु
बहुजन समाज 1910 में शुरू किया गया था। मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव थे ब्राह्मण और कांग्रेसी विरोधी थे। लोकमान्य तिलक छुआछूत का घोर विरोध करते थे। भारत का बेताज बादशाह लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। लोकमान्य तिलक को भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा। और इनका कहना था कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा। महार आंदोलन महाराष्ट्र, जो कि गोपाल बाबा मावलकर थे, छुआछूत का विरोध करते थे। महार वतन गांव के मुखिया के घर पारंपरिक रूप से सेवा की समाप्ति। आंदोलनकारियों ने स्वयं को क्षत्रिय कहा। 1920 में डॉक्टर आम्बेडकर इसके साथ फिर जुड़ गए। पांचवा नाम आता है आत्मसम्मान आंदोलन, जो कि स्वामी राधा स्वामी नैकर परियार के द्वारा शुरू किया गया था। ब्राह्मणवाद का विरोध करता था। जस्टिस आंदोलन, जो कि टी.एस. नायर के द्वारा शुरू किया गया था। दक्षिण भारत उदारवादी संघ था। जस्टिस नामक पत्रिका भी इसके बाद चालू करता है। वाईकोम सत्याग्रह, जो कि टी.के. माधवन था, मंदिर में दलित प्रवेश करने पर ये मंदिर में जो दलित प्रवेश निषेध कर दिया गया था, इनका विरोध करते थे। नाडार विद्रोह, जो कि 1899 में हुआ, ये भी मंदिर प्रवेश के लिए थे। भयंकर दंगे हुए इसके बाद। नाडार विद्रोह के बाद हमें भयंकर दंगे देखने को मिलते हैं। कांग्रेस और हरिजन आंदोलन। गांधी जी ने 1993 में अपनी आत्मशुद्धि के लिए रखे गए 21 दिनों के उपवास के दौरान कहा था, या तो छुआछूत को जड़ से समाप्त करो या मुझे अपने बीच से हटा दो। यह मेरी अंतरात्मा को पुकार रहा है, चेतना का निर्देश है। इस प्रकार गांधी जी ने हरिजन उत्थान के दिशा में अनेक प्रयास करते हुए हरिजन नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। हरिजन नामक पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था। 1932 में उन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग को स्थापना की। भविष्य में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवा संघ कर दिया गया। 1931 में कराची अधिवेशन में जाति निरपेक्ष मूल अधिकारों एवं आर्थिक नियोजन के प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी के सुधार कार्यक्रमों में वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध शामिल नहीं था। गांधी जी के हरिजन अभियान का लक्ष्य हिंदू समाज का शुद्धिकरण करना था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में, जिसमें एक पहला नाम आता है सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 दिल्ली में हुआ था। ब्रिटिश कंपनी न्यायिक सेवा देता था। यह ब्रिटिश कंपनी को न्यायिक सेवा देता था। सर सैयद अहमद खां के कुछ कार्य के बारे में देखते हैं। सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ आंदोलन, जो कि इस्लाम का आधुनिकीकरण वाला आंदोलन था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि 1876 में बना था। नाइटहुड की उपाधि सर सैयद अहमद खां को दी जाती है। सर सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। अखबार तहजीब उल अखलाक इसने शुरू किया था। अखबार तहजीब उल अखलाक शुरू किया था। पुस्तकें अब्बास ए बगावत सिपाही विद्रोह कहा गया था। अब्बास ए बगावत, जिसे सिपाही विद्रोह कहा गया था। लॉयल मुंडमस, हिस्ट्री ऑफ द रिवोल्ट, ये सब इन्होंने किताब लिखा था। विचार। सर सैयद अहमद खां के कुछ मूल विचार थे, जिसमें धार्मिक सद्भाव, एकता, हिंदू प्रभुत्व, जिसने परिवर्तित किया था। हिंदू प्रभुत्व ब्रिटिश विरोधी आंदोलन से ये दूरी रखते थे। सर सैयद अहमद खां के उद्देश्य क्या थे? इस्लाम का आधुनिकीकरण करना, तार्किक वैज्ञानिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, पर्दा प्रथा और बहुपत्नी विवाह का विरोध करते थे। तलाक में स्त्री सहमति हो और इसका विकल्प था। संपन्न मुस्लिम वर्ग का मदद मिला और ब्रिटिश सरकार की मदद भी मिली। रूढ़िवादिता और प्रभुत्व में स्थापित के कारण मदद नहीं मिला। मुस्लिम वर्ग का इन्हें मदद नहीं मिला। ब्रिटिश सरकार की मदद। 1858 के बाद ब्रिटिश का मुसलमानों के प्रति नकारात्मक रवैया शुरू हो गया था। वर्ल्ड वार हंटर में का मुस्लिम तुष्टीकरण का सिद्धांत शुरू हो गया, जिसमें की पुस्तक इंडियन मुस्लिम लिखा। फूट डालो और राज करो की नीति इसी के बाद अंग्रेज अपनाने लगे और उनकी मदद। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश हितैषी और कांग्रेस विरोधी बने। जो सर सैयद अहमद खां थे वो ब्रिटिश हितैषी थे और कांग्रेस के विरोधी थे। इंडियन पेट्रियोटिक सोसाइटी का स्थापना सर सैयद अहमद खां ने करता है। सर सैयद अहमद खां जो है इंडियन पेट्रियोटिक सोसाइटी की स्थापना करता है। कुछ अन्य मुस्लिम सुधार आंदोलन हुए, जैसे कि बहावी आंदोलन, जो कि इसमें सदस्य थे शाह वली शाह, सैयद शाह अब्दुल्ला, सैयद अहमद बरेली और पाश्चात्य का विरोध किया। कुरीतियों का समाधान एवं परंपरागत इस्लाम की स्थापना। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का समर्थन किया। देवबंद आंदोलन, जो कि सहारान यूपी में हुआ था। रूढ़िवादी उलेमा कोहमन कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोही, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया, कांग्रेस का समर्थन किया। परंपरावादी अहमदिया आंदोलन, जो कि पंजाब में हुआ था। 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद बड़ी अहमदिया पुस्तक लिखा था। उदारवादी स्वयं को हजरत मोहम्मद कृष्ण और ईसाई मसीह का अवतार कहता था।
कुछ अन्य आंदोलन में कूका आंदोलन 1840 पंजाब में हुआ था। कूका आंदोलन 1840 पंजाब में हुआ था, जिसमें जवाहर मल सदस्य थे और बाबा राम सिंह सदस्य था। बाबा राम सिंह सदस्य था। सिख धर्म का सुधार किया गया। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। बाबा राम सिंह को उसके बाद रंगून भेज दिया गया। रहनुमाई मनासन, जो कि निरोजी फिरोजाबाद दादा निरोजी के कामा, पारसी समाज सुधारक था। पत्रिका रफ्त गोफ्तार, गुजराती भाषा में निकाला। पंडित रामाबाई, जो कि महिला अधिकार का बात करता था। 1882 में आर्य महिला समाज। 1889 में शारदा सदन पूना तथा बम्बई में शारदा सदन की स्थापना की गई। सावित्रीबाई फुले, जो कि एक महान समाज सुधारक थी। सावित्रीबाई फुले, जो कि एक महान समाज सुधारक थी। महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। पुस्तक लिखा था काव्य फूले और बानवकसी और काव्य फूले किसके द्वारा लिखा गया था? बानवकसी और काव्य फूले सावित्रीबाई फूले के द्वारा लिखा गया था। 1848 में पुणे बालिका विद्यालय भारत का प्रथम महिला विद्यालय बनाया गया। पुणे बालिका विद्यालय भारत का प्रथम महिला विद्यालय बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह सभा, जो कि 1850 में बना, विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें विधवा कल्याण की बात की गई थी।